मेरे परम मित्र, मेरे लिए खुशी की बात है कि मुझे फिर से एक बार भारत में आपका स्वागत करने का अवसर मिला है। एक विजनरी लीडर कैसे सोचता है, कहां से शुरू करता है और संबंधों को कहां तक पहुंचा सकता है, इसका एक उत्तम उदाहरण भारत रशिया के संबंध है। पिछले 8 दशकों में विश्व में अनेक उतार चढ़ाव आए हैं। मानवता को अनेक चुनौतियों और संकटों से गुजरना पड़ा और इन सब के बीच भी भारत रूस मित्रता एक ध्रुव तारे की तरफ बनी रही। ध्रुव तारे जैसी दोस्ती जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, और मॉस्को से रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का इंटरव्यू करने के बाद आज मैं भारत के उनके दौरे की हर खास बात आपके सामने रख रही हूं। हल्ला बोल में आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। आज चर्चा होगी कि वाकई अगर ध्रुव तारे की तरह ये दोस्ती है तो इस दोस्ती से कौन कहां पर विश्व के मंच पर बाकी देश टिकते हैं, और भारत को क्या एक तरफा सिर्फ एक देश के साथ या फिर संतुलन एक रखना होगा बाकी देशों के साथ अपने रिश्तों में। दूसरा, क्या हम कैलेंडर पर नए वर्ल्ड ऑर्डर की शुरुआत देख रहे हैं? क्या हम एक मल्टीपोलर वर्ल्ड की तैयारी देख रहे हैं जिसमें एक देश का वर्चस्व नहीं रहता है बल्कि अनेकों देश अपने अपने राष्ट्र हित को देखते हुए आगे बढ़ते हैं, आपसी दोस्त तय करते हैं, वो ये तय करते हैं कि उनको किससे तेल खरीदना है, किससे तेल नहीं खरीदना है। न ट्रंप के टैरिफ से तय होगा, न सिर्फ रूस के कच्चे तेल की खरीद से होगा, ये रिश्ता उस मेलजोल से तय होगा जो भारत और रूस का 7 दशकों से ज्यादा पुराना रिश्ता है। और इसी के साथ तालियों के साथ सबसे पहले तो आप जनता का यहाँ बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी हमारे साथ यहाँ पर स्टूडियो मौजूद है, सांसद है, राष्ट्रीय प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। तालियों के साथ आपका बहुत बहुत स्वागत। और सुधांशु जी, सबसे अच्छी बात ये रहती है कि आपकी एंट्री के साथ जब मैं ये बच्चों को देखती हूँ ताली बजाती हूँ तो मुझे लगता है कि आपके वीडियो ही वायरल नहीं होते हैं, वाकई आपकी लोकप्रियता ऐसी है कि लोग आपको सुनना चाहते हैं। प्रोफेसर अजय उपाध्याय अपनी पार्टी को जबरदस्त तरीके से डिफेंड करते हैं, तालियों के साथ आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन है। आज के शो में 4 हमारे रक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए मेहमान हैं जिनका परिचय आपके सामने करेंगे। हमारे साथ मेजर जनरल संजय मेस्टन साहब हैं जो कि तमाम इन देशों पर उनकी नजर रही है, अफगानिस्तान से लेकर इन तमाम देशों में उन्होंने काम किया है और वो किस तरह से देखते हैं इस पर चर्चा करेंगे। मेजर जनरल विशंबर दयाल साहब जो कि रूस को बहुत अच्छे से जानते हैं, रूसी भाषा भी समझते हैं, वहां काफी वक्त उन्होंने बताया है, इस डिप्लोमेसी को बहुत करीब से देखा है, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। रविंदर सचदेवा हमारे साथ स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट के तौर पर जुड़ गए हैं, और हर्षवर्धन त्रिपाठी जी जो कि जियोपॉलिटिकल अफेयर्स को भी समझते हैं और इसी के साथ बेबाकी से भारत की संस्कृति को लेकर अपनी बातें रखते हैं। ये सभी लोग हमारे साथ जुड़ गए हैं। लेकिन 2 बड़ी बातें हैं, आज के डिनर का एक भव्य आयोजन हो रहा है जो राष्ट्रपति भवन में होना है। अब बवाल इस बात को लेकर हो गया, अब अजय जी बताएंगे कि क्या चल रहा है, लेकिन ऐसी खबर आई कि चूंकि शशि थरूर को न्योता पहुंच गया लेकिन राहुल जी और खड़गे जी को नहीं मिला तो नाराजगी है। क्या है ये नाराजगी, इस पर चर्चा करेंगे। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को व्लादिमीर पुतिन ने ये न्योता दिया है कि इस बार मैं आया हूं, अगले साल आप आइए। तो आइए आपको अपनी ये रिपोर्ट दिखाते हैं जिसके बाद हम चर्चा की शुरुआत करेंगे कि इस रिश्ते से भारत को क्या मिल सकता है। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ शिखर वार्ता भारत रूस संबंधों को उम्मीदों की उसी उड़ान पर ले गई है जिसकी संभावना थी। पिछले 2.5 दशक से उन्होंने अपने नेतृत्व और दूरदृष्टि से इन संबंधों को निरंतर सींचा है। हर परिस्थिति में उनके नेतृत्व ने आपसी संबंधों को नई ऊंचाई दी है। भारत के प्रति इस गहरी मित्रता और अटूट प्रतिबद्धता के लिए मैं राष्ट्रपति पुतिन का, मेरे मित्र का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। दिल्ली के हैदराबाद हाउस में दोनों नेताओं की शिखर वार्ता के बाद भारत रूस आर्थिक सहयोग के विजन 2030 डॉक्यूमेंट पर दस्तखत के साथ कई समझौतों पर मुहर लगी।
We are also seeing successful partnership in energy. Russia is a reliable supplier of oil, gas, coal, and everything that is required for the development of India's energy. इस बातचीत के बाद राष्ट्रपति पुतिन ने भारत की ऊर्जा जरूरतों पर सहयोग को लेकर बड़ी बात कही। पुतिन ने कहा, भारत को ऊर्जा जैसे तेल, गैस और कोयला का रूस विश्वसनीय सप्लायर है। हम तेज बढ़ती भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए ईंधन की अबाधित सामग्री जारी रखने को तैयार हैं। आज तक पर मुझे यानी अंजना ओम कश्यप और गीता मोहन को ग्लोबल एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में भी राष्ट्रपति पुतिन ने यही भरोसा दिया था। स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी बहुत जरूरी है। भारत दिखा रहा है, रूस ये बता रहा है कि हम अपने इंटरेस्ट को आगे रखेंगे। ऐसे में क्या भारत रूस के तेल का इंटेक कम कर रहा है? ये सही है कि साल के पहले 9 महीनों के मुकाबले अब भारत के साथ द्विपक्षीय व्यापार में कुछ कमी आई है, लेकिन इसे एक तरह के समायोजन के रूप में देखा जाना चाहिए। पर कुल मिलाकर भारत के साथ रूस का व्यापार लगभग पहले जैसा ही है। मैं इस समय महीने के हिसाब से सटीक आंकड़े नहीं दे सकता, पर रूस का भारत के साथ हाइड्रोकार्बन्स और तेल को लेकर व्यापार स्थायी रूप से जारी है। मैं इसे लेकर रूसी तेल कंपनियों और हितधारकों का मत अच्छी तरह जानता हूं। वो मानते हैं कि उनके भारतीय साझेदार पूरी तरह से भरोसेमंद हैं। भारत में मोदी पुतिन शिखर वार्ता में द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों के अलावा आतंकवाद के खिलाफ सहयोग पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति पुतिन को पहलगाम हमले के बाद भारत को रूस के समर्थन का धन्यवाद दिया। आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई में भारत और रूस ने लंबे समय से कंधे से कंधा मिलाकर सहयोग किया है। पहलगाम में हुआ आतंकी हमला हो या क्रोकस सिटी हॉल पर किया गया कायरतापूर्ण आघात, इन सभी घटनाओं की जड़ एक ही है। भारत का अटल विश्वास है कि आतंकवाद मानवता के मूल्यों पर सीधा प्रहार है और इसके विरुद्ध वैश्विक एकता ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। भारत रूस संबंध बहुत गहरा है, लेकिन यूक्रेन के मसले पर पीएम मोदी ने शांति के पक्ष के साथ होने के भारत के कमिटमेंट को दोहराने में हिचकिचाहट नहीं दिखाई है, जिसका राष्ट्रपति पुतिन ने भी स्वागत किया। विश्व का कल्याण शांति के मार्ग पर ही है। हम सबको मिलकर के शांति के रास्ते तलाशने चाहिए और पिछले दिनों जो प्रयास चल रहे हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि विश्व फिर से एक बार शांति की दिशा में लौटेगा। पिछले दिनों विश्व समुदाय के सभी नेताओं से जब भी मेरी बात हुई है और उन्होंने जब विस्तार से मेरी चर्चा की, मैंने हमेशा कहा है कि भारत न्यूट्रल नहीं है, भारत का पक्ष है और वो पक्ष शांति का है। हम शांति के हर प्रयासों का समर्थन करते हैं और हम शांति के हर प्रयासों के साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़े हैं। У нас была возможность, или дали мне такую возможность, подробно рассказать о том, что происходит на как раз украинском направлении. I could share a great deal of details about the events taking place in Ukraine. И что нами предпринимается совместно с некоторыми другими партнерами, в том числе с Соединенными Штатами, по вопросу возможного мирного урегулирования этого кризиса. And the actions we are taking together with some partners, including the United States, on a possible peaceful settlement. Спасибо вам за это внимание и спасибо за ваши усилия, направленные на разрешение этой ситуации. Thank you for the attention and for your efforts aimed at finding a solution to this situation. कुल मिलाकर पुतिन के इस भारत दौरे का जो नतीजा है, वो न सिर्फ दोनों देशों के संबंधों के लिए बल्कि शायद वैश्विक कूटनीति के लिए मील का पत्थर साबित हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। तो
तो आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सुधांशु जी, आपसे ही शुरुआत करते हैं। हालांकि मैं चाहती हूं कि पॉलिटिक्स थोड़ा बाद में आए, तो थोड़ा सा इंतजार करेंगे कि डिनर को लेकर जो कुछ चल रहा है देश के अंदर, आज बड़ी चीजें हम क्या उम्मीद रखें, क्योंकि हमने जो एमओयूज देखा एक्सचेंज होते हुए, जो अलग अलग क्षेत्रों में ये हम समझौते कर रहे हैं, कैसे हम अगर मैन पावर मोबिलिटी यानी ज्यादा से ज्यादा लोग यहां से जाकर वहां पर भी काम करें, कैसे दोनों तरफ से हमारे जो अभी तक ट्रेड डेफिसिट चल रहा है वो खत्म हो, हमारे जो एक्सपोर्टर्स हैं यहां से वो ज्यादा सामान वहां पर ले जा सकें, बेच पाए, एक बड़ा बाजार रशिया हमें मिले, इन सब पर क्या बड़ा हुआ है? क्योंकि दोस्ती है, थी और रहेगी, लेकिन देश हित में आज क्या किया, सरकार ने क्या हासिल किया? देखिए अंजना जी, सर्वप्रथम तो मैं आपको बधाई देना चाहूंगा कि पुतिन ने अपने इंटरव्यू में आपको रक्षा विशेषज्ञ कहा। और मैं शायद हिंदी भाषा में किसी विदेशी राष्ट्राध्यक्ष का पहली बार इंटरव्यू हुआ होगा। और इसमें एक और बात भी है, देखिए ट्रांसलेशन हो रहा था थ्रू टेक्नोलॉजी, यानी इससे एक और बात हो गई, एक भारत श्रेष्ठ भारत को तोड़ने के लिए जो भाषाओं पर लड़ाने का ख्वाब है वो टेक्नोलॉजी फ्यूचर में ध्वस्त करने वाली है। तमिल हिंदी को लड़ा लो, मराठी हिंदी को लड़ा लो, बंगला हिंदी को लड़ा लो, कन्नड़ हिंदी को लड़ा लो, अब दिख रहा है टेक्नोलॉजी में वो मुद्दा ही खत्म हो जाएगा। 2-3 साल में इतना बढ़िया वर्ल्ड क्लास का ट्रांसलेशन आएगा। खैर, अब आते हैं आज के विषय पे। देखिए साहब, जो कुछ हो रहा है ये विश्व में एक नए युग का सूत्रपात है। मैं याद दिलाना चाहता हूं, आफ्टर द फॉल ऑफ यूएसएसआर इन 1991 एक बहुत बड़े अमेरिकन थिंकर थे जो जापानीज ओरिजिन के हैं, उनका नाम था फ्रांसिस फुकुयामा, जिन्होंने किताब लिखी एंड ऑफ द हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन। उन्होंने मान लिया अब सब कुछ खत्म हो, उसमें जानते क्या वर्ड था? वेस्ट हैज प्रूवन इट इज द बेस्ट, सो इट इज बेस्ट फॉर द रेस्ट टू फॉलो द वेस्ट। यानी उन्हें मान लिया ग्लोबलाइजेशन, ओपन मार्केट इकोनॉमी, अल्ट्रा इंडिविजुअलिस्टिक सोसाइटी, एवरीथिंग विल बी फाइन। अब आइए साहब, क्या हुआ? 1 जनवरी 95 को बना WTO, और जो कुछ अब अमेरिका में हो रहा है इट इज द बिगिनिंग ऑफ एंड ऑफ ग्लोबलाइजेशन। अब कह रहे अपना अपना देश देख लो। और 2017 में यूरोपियन पार्लियामेंट ने अपनी एक रिपोर्ट पब्लिश की जिसका शीर्षक था ग्लोबल ट्रेंड फॉर 2035। उसने कहा 2035 तक ये वर्ल्ड एक मल्टीपोलर वर्ल्ड के रूप में आकर स्थापित होने जा रहा है। तो ये ट्रांजिशन हम अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं। भारत और रूस के बीच में जो समझौते हुए हैं भिन्न भिन्न क्षेत्रों में, 2-3 फील्ड्स ऐसी हैं। ऊर्जा के क्षेत्र में रूस के पास बहुत कुछ है भारत को देने के लिए, स्पेस टेक्नोलॉजी में बहुत कुछ है, और हमारे 2 रक्षा विशेषज्ञ हैं। कोल्ड वॉर एरा की भी लीगेसी है। हमारा 60% से अधिक जो डिफेंस का इंपोर्ट है और जो हमारे इक्विपमेंट्स हैं उनका रशियन ओरिजिन है। तो रशिया के पास स्किल है, उसके पास डिफेंस ग्रेड का मटेरियल है, उसके पास टेक्नोलॉजी है, मगर अगर देखा जाए मैन पावर हमारे पास है। जो प्रधानमंत्री जी ने कहा ना स्किल इंडिया वगैरह, स्किल्ड मैन पावर होगी तो हमारा और रशिया के बीच में हमें दोनों को लाभ होगा। जो हम कहते हैं क्लीन एनर्जी के फील्ड में, न्यूक्लियर एनर्जी के फील्ड में, उसमें हमें जबरदस्त लाभ हो सकता है। और मैं एक और बात कहूं, हो सकता है किसी को थोड़ी अटपटी लगे, जिस दिन पीओके भारत के पास आ जाएगा ना, उस दिन रशिया के लिए भी नए द्वार खुल जाएंगे। आप कहेंगे जी कैसे? रशिया एक ऐसा देश है वर्ल्ड की हिस्ट्री में जो कभी उतना डोमिनेट नहीं कर पाया। क्यों? उसके पास ऐसा कोई समुद्र नहीं है जो 12 महीने काम करता हो। और अगर पीओके जिस दिन भारत का हिस्सा बनेगा तो अफगानिस्तान से सीधे सीमा जुड़ेगी, और मॉस्को से काबुल तक सलांग हाईवे है, तो भारत से सीधे सड़क मार्ग हो जाएगा और उसे वो समुद्र मिलेगा और हमें वो टेक्नोलॉजी मिलेगी। दुनिया में क्या शेप उभरेगा ये आप फ्यूचर में जाके सोच सकते हैं। और इसीलिए आज प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ जिन समझौतों के ऊपर बात हुई है, और मैं ये भी कहना चाहता हूं ईमानदारी से, कांग्रेस के जमाने से भी, उस जमाने में भी हमारे रशिया से बहुत अच्छे संबंध रहे और रशिया ने उस समय हमको बहुत सपोर्ट किया। मगर एक पॉइंट और कहना चाहता हूं, रशिया से हमारा संबंध सिर्फ इतना नहीं है, रशिया से भारत का बड़ा पुराना गहरा संबंध है। इस पे हो सकता है कुछ लोगों को आपत्ति हो, मैं आप लोगों से कहूंगा जाके चेक करिए। रशिया में मोल्डोवा प्रोविंस में एक रिवर है जिसका नाम है मोक्ष। अब आइए साहब, रशियन भाषा में मां के लिए एक शब्द होता है मातुक्ष। अब इसमें मात तो साफ नजर आ रहा है। ये अगर हम कहेंगे किताब मुझे दे दो तो कहते इतो मया कृनगा, बिल्कुल संस्कृत वाला। एकादश के लिए वर्ड है, 11 के लिए वर्ड है एकादश। तो भारत के साथ, और बाकू में जाके चेक करिएगा, एक जगह है आतिशगाह जहां परमानेंट फायर जलती रहती है, और वहां गणेश जी और शंकर जी दोनों की मूर्ति भी है और लिखा भी हुआ है। इसका साफ दिखाई पड़ता है आज से नहीं हजारों साल से भारतीय संस्कृति का विस्तार जिन क्षेत्रों में था, अगर मैं कहूं 21st सेंचुरी में वो एक नए स्वरूप में सामने आ रहा है। और मैं ये कहना चाहूंगा कि चूंकि अब हम अमृत काल में प्रवेश कर गए हैं, तो
तो मैं ये अपेक्षा कर सकता हूं कि भारत आने वाले समय में पूरी दुनिया के साथ बैलेंस बनाकर, जैसे मैं एक बात कहूंगा, ब्रह्मोस हमें मिला है रशिया के साथ और इसमें एग्रीमेंट भी हुआ है। S-500 के बारे में भी बात हुई है, शायद मेंटेनेंस के लिए भी S-400 पे एग्रीमेंट हो गया है, मगर उसके बावजूद हमें अमेरिका से प्रीडेटर ड्रोन भी मिल रहा है। तो आप सोचिए इस ढंग की स्थिति जो कूटनीतिक दक्षता मोदी जी ने दिखाई है उसका एक प्रमाण दिखा। क्या ये एक बहुत बड़ी कूटनीतिक तरीके से एक बड़ा कदम, एक माइलस्टोन आप मान रहे हैं, ये जो रूसी राष्ट्रपति का दौरा है, भारत को फायदा होते देख रहे हैं? अजय जी देखिए, भारत और रसा का जो रिलेशन रहा है पौराणिक है। हमारी जो ये दोनों के आपसी संबंध है, ये न केवल आर्थिक या कूटनीतिक बल्कि सांस्कृतिक संबंध भी रहे, और इन संबंधों का वैचारिक आधार पर भी एक बड़ा इस देश को मिला है। जैसे समाजवाद, 5 ईयर प्लान, वो पहले से चलता रहा। ठीक है, आज सोवियत रसा नहीं रहा, लेकिन सोवियत रसा ने कई मौकों पर, जब बांग्लादेश की बात आती थी तो बांग्लादेश की लड़ाई के युद्ध के दौरान, वही अमेरिका जब परमाणु पनडुब्बी भेजा, उस दौरान हमने कहीं ना कहीं फ्रेंडशिप पे एक संधि की थी इंदिरा गांधी ने, और एक मजबूती के साथ वो देश हमारे साथ रहा। हमेशा जब भी मौका आया है वो हमारे साथ खड़ा रहा है, और भारत रसा का आज भी जो संबंध है ये निरंतरता का एक परिणाम है। मैं मानता हूं कि भारत मजबूत है। भारत के साथ संबंध और दोस्ती बनाने का यदि प्रयास रसा किया है तो दोनों के अपने अपने स्ट्रेटेजिक जरूरतें हैं, और उन जरूरतों पर हमको मौलिक तौर पे जो व्यवहारिक पक्ष है उस व्यवहारिक पक्ष पर आना चाहिए। बातें हम जितनी भी कर लें, लेकिन सच्चाई है कि 3-4 बिंदु हैं, उन बिंदुओं पर वार्ता चल रही है। मुझे लगता है उस पर कोई समाधान भी आएगा। हाँ। भारत और रसा के साथ जो भारत का व्यापार संतुलन है वो भारी मात्रा में असंतुलित है। उसको हम कैसे भारत के पक्ष में करें, क्योंकि हम आयात ज्यादा कर रहे हैं, हमारा जो पक्ष है निर्यात का वो बहुत कम है, तो उसको हम कैसे बैलेंस बनाएंगे, ये एक मेजर चुनौती हम दोनों देशों के लिए है। दूसरा, रुपए में हमारा वहां जा रहा है, ये एक क्राइसिस भी है, इसको SRVA क्राइसिस कहते हैं। इस पर भी मुझे लगता है चर्चा जरूर हुई होगी दोनों देशों के बीच। तीसरी बात जो है, रक्षा आपूर्ति में विगत कुछ वर्षों में यूक्रेन युद्ध के कारण जो है टाइम को लेकर के बड़ा डिले हुआ है, जो हमारे सिक्योरिटी कंसर्न है, उस कंसर्न को ध्यान में हमें रखने की जरूरत है। और मुझे लगता है आज की बैठकों में इस पर भी कोई ना कोई प्रकाश डालने का काम दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्ष जब बैठे हैं तो जरूर किया होगा। और भू राजनीतिक चुनौतियां जिसकी चर्चा आपने की, वो एक मेजर है कि जियो पॉलिटिक्स में, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में परमानेंट दोस्त और दुश्मन कोई किसी का नहीं है। हम अपने राष्ट्रीय हित को आगे प्रमोट करते हैं, हर देश वही चाहता है। उस परिप्रेक्ष्य में यदि हम देखें तो यूरोपियन यूनियन के साथ हमारे संबंध, क्वाड में हमारे संबंध नेचुरल है। आज के डेट में अमेरिका से जो संबंध हमारे हैं उसमें उतार चढ़ाव है। फिर तेल का एक बड़ा जो है मैटर है, तेल के अंदर में भी एक बड़ा खेल है। मुझे जरूर इसमें कहने में कोई आपत्ति नहीं है, हालांकि राष्ट्राध्यक्ष महोदय दोनों देश के आज बैठे हैं, पर भारत के लोगों को जो तेल वहां से आ रहा है उस तेल के लिए 2 कंपनी अभी जो है यूरोपियन यूनियन में उस तेल को भेजती रही है, न्यारा और रिलायंस। वो इसके कारण पिछले 6 महीने में लगभग $20 बिलियन रुपए जो है उन लोगों ने व्यक्तिगत तौर पे कमाए हैं, कंपनियों ने कमाए हैं। भारत के लोगों को 20 पैसे भी उनको डीजल पेट्रोल पे कमी नहीं आई है। तो वो जरूरी है, यदि तेल हम रसा हमको दे रहा है, वो हमारा साथी है, उसका लाभ भारत के लोगों को होना किया है कि एनर्जी फ्लो में कोई दिक्कत नहीं होगी, उसमें कोई बाधा हम नहीं चाहते हैं कि हो, और वो उसी तरह से। जनरल दयाल, ये पॉलिटिक्स पर हम आएंगे लौटकर, लेकिन एक शुरुआती कमेंट आपसे जल्दी जल्दी सबसे कि क्या हम उम्मीदें रखें, भारत को क्या टैंजिबल मिल रहा है उनके इस दौरे से? देखिए, यहाँ यूथ बैठा है और अब तक पिछले 55 साल में जब से हमारी दोस्ती है, हमारी दोस्ती डिफेंस, न्यूक्लियर, एनर्जी, टेक्नोलॉजी, जो रशिया की स्ट्रेंथ है उनको ड्राइव करती थी और हम वहां से बहुत चीजें लेते थे। आज एक ऐतिहासिक दिन है, एक ऐसी ट्रीटी हुई है, मोबिलिटी ट्रीटी, जो हमारी स्ट्रेंथ है। सुधांशु जी ने सिर्फ रनिंग रेफरेंस दिया मैन पावर। हमारी स्ट्रेंथ है यूथ, हमारी स्ट्रेंथ है टेक, हमारी स्ट्रेंथ है स्किल्ड मैन पावर, हमारी स्ट्रेंथ है जो हमारा यूथ है उसकी काबिलियत, और रशिया में उसकी कमी है। आज से नहीं, रशिया ने 1971 में, सोवियत यूनियन ने इसको फ्रेंडशिप ट्रीटी बोला था, इक्वल ट्रीटी, हमेशा इक्वल ट्रीट किया उन्होंने। जब हम कमजोर थे आर्थिक तौर पर, वो मजबूत थे। उन्होंने हमसे दोस्ती इसलिए नहीं की थी बाकी देशों में जैसे कम्युनिस्ट के तौर पे कम्युनिज्म को बढ़ा रहे थे ना, वो यहां पे दोस्ती बढ़ा रहे थे। तो आज जो ये ट्रीटी हुई है, मोबिलिटी ट्रीटी, मैं समझता हूं ये सबसे बड़ा टेक अवे है।
हमारे यूथ के लिए रशिया बहुत बड़ा है, 14 करोड़ लोग हैं साहब, और देश के कम से कम भी मैं समझता हूं 18 या 20% लैंड मास उनके पास है, रिसोर्सेज है, टेक्नोलॉजी है, इंडस्ट्री है। तो ये जो एक ट्रीटी हुई है, ये हमें एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी देगी, और इसको फॉर्मलाइज करेंगे तो मैं समझता हूं देश बड़ा से अनएम्प्लॉयमेंट, हाँ, मैन पावर मोबिलिटी जो वो कह रहे हैं कि जो अगर रोजगार के मुद्दे पर अगर हम अपने मैन पावर को वहां पर शामिल करें, उसमें दोनों ने ही मेंशन किया, तो हम मान रहे हैं कि वो बहुत सीरियस इशू है। डिफेंस पर जाहिर तौर पर इस तरह के सेक्टर में और अभी जिस तरह की वॉलेटिलिटी बनी हुई है, इतने सारे फ्लैश पॉइंट्स हैं वॉर के, मुझे लगता है उस पर ज्यादा अनाउंसमेंट नहीं हुआ। लेकिन जो जो सहयोग के आज अनाउंसमेंट्स हुए हैं जनरल मिस्टन, आप उसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, साफ लफ्जों में अंजना मैं ये बोलना चाहूंगा कि भारत को इस विजिट में क्या अचीव हुआ है। अचीव ये हुआ है कि इंटरनेशनल लेवल पे जो वेस्ट की डोमिनेंस थी वो खत्म हो गई है। आज भारत और रूस मिलके न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को शेप कर रहे हैं। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर शेप करना मतलब, सुधांशु जी ने एक डेट बताई 1991, और मैं इनकी बात से टेक ऑफ करना चाहता हूं। 1991 के बाद जब सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट हो गया था, उसके बाद कोल्ड वॉर खत्म हो गया था, लेकिन यूरोप यूनियन और अमेरिका अपना ईस्टवर्ड एक्सपेंशन नाटो का करता रहा। और आपको पता है रूस की जो स्ट्रेटेजिक डेप्थ है, चाहे सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स हो, चाहे बाल्टिक में हो, चाहे आपके कॉकस में हो, कम हो गई थी। उसके बावजूद नैरेटिव यह था कि रूस हमारे लिए थ्रेट है। लेकिन आज भारत ने और प्राइम मिनिस्टर ने बोला भी, ये टेररिज्म, और यहां पर कन्वर्जेंस है भारत और रूस के बीच में। और मैं 1991 जो इन्होंने डेट कोट की है, रूस को तोड़ा किसने? अमेरिका ने। लेकिन अमेरिका का क्या काम था? फंडिंग और स्टिंजर मिसाइल्स हथियार देने। लड़ने वाले कौन थे? वो पाकिस्तान सीमा के लोग, पाकिस्तानी थे, ट्रेंड थे, वो टेररिस्ट थे। और उसके बाद वही टेररिस्ट जेएनके में आए, और वही टेररिस्ट की आज बात ये प्राइम मिनिस्टर ने किया, और पुतिन ने भी ये बोला है कि हमारे इंटरव्यू में भी जब हमने ये सवाल पूछा तो उन्होंने बहुत कैटेगोरिकली बोला। और दोनों ऐसे देश हैं जो आतंकवाद झेले, और ऐसे में एक साझा वहां पर भी स्थिति बनती हुई दिख रही है। हर चीज जल्दी से आपके पास आते हुए कई लोग इसको इस तरह से भी देख रहे हैं, जैसा जनरल मिस्टर ने कहा कि एक नया कैलेंडर ऑफ वर्ल्ड ऑर्डर, क्या अब हम उसकी तरफ बढ़ रहे हैं? मल्टीपोलैरिटी, यानी एक दादागिरी नहीं चलाएगा, नहीं मानेगा, सब देश अपना देखेंगे, अपना तय करेंगे। अगर हमको रशिया से तेल खरीदना है, जितना खरीदना है उतना हम खरीदेंगे। अगर हमको प्रेडेटर ड्रोन्स लेने, हम लेंगे अमेरिका से। हमको जो हथियार Su-57 की तरफ बढ़ना है, S-400 हम बढ़ेंगे रशिया के साथ। लेकिन क्या चाइना को लेकर भी ये एक बैलेंसिंग पार है? क्योंकि रशिया, जब मैं गई, अभी इंटरव्यू हमने किया, एक सेंस वहां पर अब ये है कि चीन का बाजार पूरे रूस पर बहुत हावी हो रहा है। उस हेजेमनी को भी बैलेंस करने के लिए, ये सवाल भी मैंने उनसे पूछा था, हालांकि उसको अलग दिशा में वो ले गए, लेकिन उस हेजेमनी को भी बैलेंस करने के लिए वो इंडिया आए हैं। एससीओ के लिए चाइना गए, फिर वो तुरंत इंडिया पहुंचे। अंजना जी, मुझे लगता है कि आपने वो सवाल पूछ लिया जो जिस तरफ मुझे लगता है कि अब जाना चाहिए। चाइनीज पूरी तरह से डोमिनेट कर रहे हैं। रशियन कंज्यूमर मार्केट 50% से ज़्यादा पैसेंजर कार, 80% से ज़्यादा स्मार्टफोन, टैबलेट, 50% से ज़्यादा होम अप्लायंसेज, यानी अगर आप उनके घर की, रशियंस के घर की कोई भी अलमारी खोलेंगे तो वहाँ चाइनीज प्रोडक्ट मिलेगा। भारत की जो मोबिलिटी वाली बात आप लोग कह रहे हैं, आप लोग सिर्फ स्किल्ड मैन पावर या वहाँ लेबर जाए काम करे उसकी बात कर रहे हैं, ये नहीं हो रहा है। भारत की जो अगली तैयारी है वो रशियन कंज्यूमर मार्केट पर हमारे एंटरप्रेन्योर को वहां पहुंचानी है। एक हमारी अभी जो विदेश मंत्रालय भी और वित्त मंत्रालय, कॉमर्स मिनिस्ट्री लगा हुआ है कि आप यहां आकर जो हमारा प्रोडक्शन उसको लेकर जानी है, इंपोर्ट मार्केट। लेकिन एक और रास्ता उसमें निकलने का है कि हमारे इंपोर्ट मार्केट साथ, यानी हमारे लिहाज से वो एक्सपोर्ट होगा, उनका इंपोर्ट होगा, हम वहां पर प्रोडक्शन करते हुए भी जाएं। और ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि चाइना जिस तरह से डोमिनेट कर रहा है, अगर ये ट्रंप का टैरिफ थ्रेट वाला मसला सुलझ गया तो अमेरिकन कंपनियां भागेंगी उधर। इसके बीच का जो एक तरह से कहें कि हमारे लिए बहुत अच्छा है, जो कहते हैं ना कई बार भाग से छीका फूटने वाली बात है, तो ये जो टैरिफ थ्रेट वाला मसला है इसको आपको इस्तेमाल करना चाहिए। मैं आपकी इस बात से सहमत हूं कि मतलब जैसे अगर हम कहते हैं आपदा में अवसर, तो उधर से टैरिफ लगाया है, उधर रशिया सैंक्शंस झेल रहा है, एक वॉइड वहां पर बना हुआ है और एंटरप्रेन्योर्स के लिए। और पुतिन साहब ने $1.09 ट्रिलियन का कंज्यूमर मार्केट है रशिया का, 1.0, और उसका 50-60% बहुत बड़ा मौका है। जो इस पर मैंने उनसे सवाल भी किया तो व्लादिमीर पुतिन ने मुझे बताया कि मैं उन्होंने इंपोर्ट की बात की क्योंकि उनके लिए वो इंपोर्ट होगा। उन्होंने कहा मैं इंपोर्ट एक्सपो वहां पर लगा रहा हूं अपने साथ,
और वो ये होगा कि मेरे जो यहां पर लोग हैं वो ये तय करेंगे कि हम भारत से क्या क्या इंपोर्ट कर सकते हैं। तो हमारे व्यापारियों के लिए एक बड़ा मौका है, ट्रेड डेफिसिट घटाने के लिए एक बड़ा मौका है। मिस्टर सचदेवा। डेफिनेटली यस। पहले क्विक पॉइंट, ये जो वर्ल्ड ऑर्डर पिछले 100 सालों का था, इस समय तितर बितर हो रहा है, क्रम्बल हो रहा है, एक तरह से क्रैक हुआ जा रहा है इस समय। जैसे सुधांशु जी कह रहे हैं, जनरल दयाल, सारे जनरल मिस्टन कह रहे हैं, मेरा ये मानना है, इसको आप इमेजिन कीजिए, ये एक न्यू वर्ल्ड मैट्रिक्स अंडर कंस्ट्रक्शन है। फ्यूचर की दुनिया जब आप लोग बड़े होंगे 5-6 साल में, उसका खाका ढांचा अभी बनाया जा रहा है। ऐसे में जो भी रिश्ते आ रहे हैं देशों के, भारत रशिया के, अब इस समिट पे आते हैं क्विकली। इस समिट को मैं ऐसे देखता हूं, डिफेंस को आप अलग रखिए, न्यूक्लियर को अलग रखिए। जैसे आप माउंटेन क्लाइंबिंग में जाते हैं ना, तो एक बेस कैंप होता है, तैयारियां करते हैं। भारत और रशिया मिलकर तैयारियां कर रहे हैं कि हम और एरियाज में ट्रेड में रशिया में इंपोर्ट कैसे बढ़े। फूड, हमारे फूड एक्सपोर्ट्स, तो FSSAI जो हमारी फूड स्टैंडर्ड्स हैं, वो रशिया में कैसे एक्सेप्टेबल हों। मेडिकल टेक्नोलॉजीज, AI, क्योंकि हमें इन रिश्तों को चौड़ा बढ़ाना है। केवल डिफेंस और ऑयल, और उसके लिए अलग से बाकायदा MOUs आज एक्सचेंज किए गए हैं, साइन किए गए हैं, समझौता बना है। तो कैसे बता, आप सोचिए कि क्या हम कल्पना कर सकते हैं कि न्यूक्लियर ऊर्जा का इस्तेमाल दवाइयों में हो, कृषि के क्षेत्र में हो, ये सब आज प्रपोज किया गया है। ये कैसे आगे बढ़ता है इस पर नजर रहेगी। लेकिन ये सुधांशु जी आपने क्या किया है, बड़ी खबर ये आ रही है कि आप लोगों ने विपक्ष के जो लोकसभा में नेता हैं राहुल गांधी जी, उनको डिनर पर नहीं बुलाया है और शायद इस बात को लेकर नाराजगी है। तो जो 2-3 बड़ी खबरें हैं, क्योंकि आज के इस रात्रि भोज पर पूरे देश की नजर है। आज राष्ट्रपति भवन में एक ग्रैंड गाला डिनर होगा राष्ट्रपति पुतिन के सम्मान में। आपने न्योता नहीं दिया। देखिए, उस पर मैं जवाब देता हूं जो उन्होंने कहा, एक लाइन पहले इस पे बोल। और शशि थरूर को बुला लिया है, उसका भी हम उत्तर देते हैं। देखिए, एक बात जो सभी ने कंसर्न जाहिर किया, तो इसीलिए जो आज हमारे एग्रीमेंट्स हुए उसमें शिप बिल्डिंग का भी हुआ है। अब भारत में शिप बिल्डिंग होगी तो निश्चित रूप से ये जो आपने कहा ना, डिफेंस और एनर्जी के बियॉन्ड जाकर भी, जो विशंबर दयाल जी ने कहा, हम स्किल्ड उसके साथ, और ये हमारे यहां बनकर भी वहां जा सकता। अब आते हैं इस राजनीतिक विषय पे। देखिए, अगर राहुल गांधी जी नाराज हैं तो ये कोई इसमें नई बात नहीं है। वो भारत की राजनीति के चिरकुपित और चिरव्यथित नेता हैं। वो सदैव जो है वो व्याकुल रहते हैं, उसमें कोई नई बात नहीं है। जहां तक शशि थरूर जी की बात है, तो ये उन्हीं की पार्टी के नेता है और वो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन फॉरेन अफेयर्स के चेयरमैन है, यानी विदेश संबंधी संसद की स्थायी समिति के अध्यक्ष हैं, कांग्रेस पार्टी के हैं। उनको विदेश भी भेजते रहते हैं भारत का पक्ष बताने के लिए। अब यही बता रहा हूं, कितने विपक्ष के सांसद गए विदेश, सब भारत के पक्ष में बोल के आए। और उस डेलीगेशन के अलावा भी उनमें से कोई सांसद कभी गया हो और भारत के बारे में अनाप शराब बोल के आया हो तो बताइए, कभी नहीं। इवन राहुल गांधी जी के नेता प्रतिपक्ष से पहले अधीर रंजन चौधरी जी थे, कभी आपने सुना कि उन्होंने जाके बाहर कुछ अंट-शंट बोला हो? अब आइए, उससे पहले अटल जी की सरकार के समय में मनमोहन सिंह जी थे, वो कभी विदेश में जाकर कुछ नहीं बोले। इवन सोनिया गांधी जी ने कभी विदेश में जाकर अटल जी की सरकार के बारे में ये सब नहीं बोला। इनके नरसिम्हा राव जी की सरकार में तो अटल जी 1995 में जाकर सीधे जेनेवा में भारत का पक्ष रख के पाकिस्तान के खिलाफ कश्मीर पे, जिसपे हमारा घनघोर मतभेद था, घर में आके लड़ाई लड़ी, वहां जाकर सरकार का समर्थन करके सरकार को क्रेडिट दिया। और वैसे नेहरू जी, इंदिरा जी, राजीव के जमाने में तो नेता प्रतिपक्ष होता ही नहीं था। अगर हो तो कोई बता दें। उस जमाने में तो इन्होंने दुकानें बंद कर रखी थी पूरी तरीके से। आज की बात मैं कहना चाहता हूं, जो प्रोटोकॉल की बात है, तो ये बताइए, प्रोटोकॉल 15 अगस्त को नहीं आना चाहिए था, स्वतंत्रता दिवस पे? आप तो कहते हैं स्वतंत्रता हम ही ने दिलाई है। प्रोटोकॉल उस समय नहीं था जब उपराष्ट्रपति के शपथ ग्रहण में आना चाहिए था। जहां तक मुझे ध्यान है, मुख्य न्यायाधीश के शपथ ग्रहण में भी प्रोटोकॉल नहीं था। और कहते हैं कि साहब विदेश जाते हैं और सरकार कह देती है कि मिले नहीं। ये बताइए, विदेश जाते हैं, किसी को बता के जाते हैं, कहां गए? वो अचानक प्रकट होते हैं, फिर पता लगता है, जैसे उस दिन आए न्यूज आई थी, लंकावी में दिखाई पड़े राहुल गांधी। अरे भैया, जब कोई पता के जाएंगे तब तो सरकार कहेगी कि मिलिए या ना मिलिए। और मैं एक और बात कहना चाहता हूं, हम राहुल गांधी जी का सम्मान करने के कारण उन्हें मिलने से बचा रहे हैं। मतलब? हाँ, बता रहे हैं क्यों। वो बैरक ओबामा साहब से मिले थे 2010 में द प्रॉमिस लैंड में। बैरक ओबामा ने लिखा कि राहुल गांधी से मिलकर ऐसा लगा कि वो उस बच्चे की तरह हैं जो प्रिपेयर्ड कम है मगर टीचर को इंप्रेस करने की पूरी कोशिश कर रहा है और वो कैपेबिलिटी दिखाने की कोशिश कर रहा है जो नहीं। ये द प्रॉमिस लैंड रिटन बाय बैरक ओबामा, शायद पेज नंबर 24-25 के आसपास जाके पढ़ लीजिएगा। तो हम नहीं चाहते कि अमेरिका का राष्ट्रपति ये सोच चुका है तो अब रूस का राष्ट्रपति भी ऐसा सोचे। अच्छा, और एक और बात है, ये विदेश में जाके ऐसे तमाम लोगों के साथ डैश शेयर कर चुके हैं जो कहते हैं कि पुतिन को कहते हैं वॉर क्रिमिनल होना चाहिए।
उन लोगों के साथ उन्होंने डायस शेयर किया है जिन्होंने सीधे क्रिटिसाइज। चलिए, आलोचना करना अलग चीज है। और मैं एक और बात जानना चाहता हूं कि भैया ये मतलब पुतिन जी से मिलकर जानना क्या चाहते थे? मुझे लगता है एक चीज जरूर जानना चाहते होंगे, जिसका उल्लेख अभी जनरल मास्टर ने भी किया, हम सब ने। वो पूछ रहे होंगे, भाई साहब ये आपको पता है क्या कि वो सोवियत संघ के 15 टुकड़े कैसे हो गए थे? अगर वो पता चल जाए तो भारत 13 टुकड़े होंगे, इंशाल्लाह का ख्वाब यहां भी हम तामीर अजय उपाध्याय जी, जल्दी से इसके बाद मैं सवाल लूंगी आप लोगों के। एक सेकंड, सवाल सुन लीजिए। आपको क्या लगता है क्यों इन्होंने राहुल जी को नहीं बुलाया है? पहली बात की भाई साहब ने बहुत सारी बातें की है और बड़ा मजाकिया लहजे में किया है। मुझे लगता है ये मजाक राहुल गांधी जी पर नहीं उड़ा रहे हैं। भारत के नेता प्रतिपक्ष एक संवैधानिक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, लोकतंत्र के नेता प्रतिपक्ष हैं। उन लोगों पर जिन लोगों ने इस देश में लगभग 64% लोगों ने इस सरकार को समर्थन नहीं करके विपक्ष को वोट दिया था, उन सब पर आप जो है उन सब का मजाक उड़ा रहे हैं जिन लोगों ने इस देश में चुनाव प्रक्रिया में भाग लिया। ठीक है, आपको राहुल जी से प्रॉब्लम हो सकती है, गांधी परिवार से हो सकती है, नेहरू जी से हो सकती है, उस इंदिरा जी से हो सकती है जो इंडिया रसा रिलेशन को इतना मजबूत किया। नेहरू जी तो इसके स्तंभ माने जाते हैं। क्रुश्चेव जब आए थे इस देश में, शायद आपको ये बात पता नहीं है, उस समय नेता प्रतिपक्ष इन्होंने कहा कि पहले नहीं होता था। अरे भाई, उसकी एक प्रक्रिया है, 1/10 वोट होना चाहिए। अब आपके पास उस समय सीट ही नहीं होती थी, तो हम क्या करें? ये तो संवैधानिक प्रक्रिया है। और जब मोरारजी देसाई सुनिए और 4 सीट मात्र जनसंघ की होती थी। वाजपेयी जी देश में उस समय युवा नेता होते थे और उस समय भी उनको बुला करके क्रुश्चेव जब आए थे तो पूछा, 10 सेकंड, सिर्फ 10 सेकंड लंबा है, उन्होंने पूछा क्या कि भाई नेहरू जी ने उनको परिचय कराया कि ये भविष्य के प्रधानमंत्री हमारे हैं। और क्रुश्चेव जो है उन्होंने कहा कि ये भविष्य के प्रधानमंत्री हैं और विपक्ष के हैं, तो यहाँ क्या कर रहे हैं? उनको गुलक में रखा जाना चाहिए। गुलक वहां का जो सत्ता विरोधी लोग होते हैं उनका जेल का वो जगह होता है। हमारे यहाँ तो जो भावी प्रधानमंत्री होता है उसको गुलक में रखते हैं। आप यहाँ लाकर परिचय करा रहे हैं। इतना बड़ा दिल इस लोकतंत्र को बनाने वाले का था। आज देखिए दिल कितना छोटा हो गया है। पर फिर भी मैं कहूंगा, गांधी परिवार को छोटा दिखाने में देश के लोकतंत्र को छोटा मत दिखाइए। व्यक्तिगत आपकी दुश्मनी, व्यक्तिगत उनसे ईर्ष्या, द्वेष, 2-4 सवाल ले लेते हैं उसके बाद से। देखिए, व्यक्तिगत स्तर पे कई नेताओं का बड़ा सम्मान होता है। मैं याद दे रहा हूं, डॉक्टर राधाकृष्णन वाइस प्रेसिडेंट थे। जब वो रशिया गए, स्टालिन उनको खुद रिसीव करने आया तो उनसे कहा गया, आप ये क्या कर रहे हैं साहब? तो विदेश मंत्री जाता है और ये तो प्राइम मिनिस्टर छोड़िए, प्रेसिडेंट भी नहीं है, ये वाइस प्रेसिडेंट को आप रिसीव करने क्यों जा रहे हैं? तो स्टालिन ने कहा, मैं वाइस प्रेसिडेंट को रिसीव नहीं करने जा रहा हूं, डॉक्टर एस राधाकृष्णन जैसे विद्वान व्यक्ति को रिसीव करने जा रहा हूं जिसको मैंने पढ़ा है। तो इसलिए मैं कहता हूं, रिस्पेक्ट इज ऑलवेज नॉट डिमांडेड, इट इज ऑल्सो कमांडेड। सुधांशु जी, हम तो ये जानते थे कि मेहमानों को मिठाइयाँ खिलाई जाती है, लेकिन हम पिछले 24 घंटे से अपने मेहमान को जो है सिगरेट पिला रहे हैं। मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि लास्ट 24 आवर्स में प्रेसिडेंट पुतिन ने 24 सिगरेट पी ली है और वो हमारे स्पेशल गेस्ट हैं। इसलिए क्योंकि अंजना मैम ने उनका आज़ादी के बाद से सबसे बड़ा इंटरव्यू किया है, तो आपको ये ख्याल रखना चाहिए। मेरा सवाल ये है कि जो रशिया का दौरा है भारत में, उससे तेल के दामों पर क्या असर पड़ेगा? डायरेक्ट सवाल। मैम, मेरा सवाल वरिष्ठ पत्रकार त्रिपाठी जी से है कि सर, अगर भारत पुतिन से और रिश्ते अच्छे संबंध बनाने में आगे बढ़ रहा है, तो क्या इससे अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप को इस चीज़ से परेशानी हो सकती है? और क्या परेशानी होगी तो भारत को इस परेशानी का सामना करना पड़ सकता है? मेरा सवाल संजय सर से है कि जैसे इंडिया और चाइना का रिलेशन उतना अच्छा नहीं है, अक्साई चीन और अरुणाचल प्रदेश की वजह से, तो इंडिया और रशिया का और चाइना और रशिया का जो स्ट्रेटेजिक दोस्ती बढ़ रही है, उसमें इंडिया का स्ट्रेटेजिक कंसर्न क्या होगा? और इधर से कोई, इधर से आ रहे, खड़े हो जाइए जल्दी से। छोटा छोटा सवाल एकदम। लड़कियां क्यों नहीं सवाल पूछ रही? मैम, राजनीति तो होती रहेगी, पर एक बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट आई थी IAF की, इंडियन एयरफोर्स ने कहा था कि 55 ऑथराइज स्क्वाड्रन है और हमारे पास सिर्फ 31 है। और अभी चाइना और पाकिस्तान के पास 5th जनरेशन जेट आ चुके हैं, पाकिस्तान को चाइना देने वाले, तो हमें भी उसकी भी बात करनी चाहिए। मेरा सवाल सुधांशु त्रिवेदी सर से है। जब शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बाद RIC की बात चली थी, लेकिन दूसरी तरफ वहीं ट्रंप चाइना को ऑफर कर रहे हैं G2 का, तो इसमें भारत अपना संबंध कैसे बैलेंस करेगा? ठीक है। चीन पर चुप्पी, पाकिस्तान पर बड़बोले बयान। अमेरिका के साथ जो है जब सिंदूर ऑपरेशन हुआ था, कितने वर्डिक्ट आए ट्रंप ने, विदेश मंत्रालय ने कोई ऑफिशियल बयान जारी करके अमेरिका को अंकित तक नहीं किया। और जब पाकिस्तान की बात आती है तब बहुत बड़े बड़े बयान दिए जाते हैं। रशिया और भारत के जो संबंध है उसमें जो अंदर पर्दे की बात जो चल रही है, जो संबंध में खटास आ रही है, उसको भी थोड़ा हाईलाइट करिए भाई।
मेरा सवाल सुधांशु त्रिवेदी जी सर से है कि एक तरफ पीएम मोदी ऐसे बोलते हैं कि हम शांति के समर्थक हैं, लेकिन रशिया और यूक्रेन का युद्ध अभी भी चल रहा है, तो क्या ये स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है? चलिए अब सुधांशु जी आप ही देखिए, रशिया यूक्रेन के बारे में भारत का बहुत स्पष्ट रूप से मानना है कि समझौता शांति के द्वारा होना चाहिए। मगर यहीं पर मैं कहना चाहूंगा, चूंकि हमारे विपक्ष में कुछ लोग ऐसे थे जो कहते थे ओपनली हमें यूक्रेन के पक्ष में जाके खड़े हो जाना चाहिए, तो किस तरीके से मध्य का रास्ता निकाला जा सकता है उसके बारे में प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छा किया। जो एक प्रश्न पूछा गया था कि चाइना के बारे में बोलने की बात, तो मैं बताना चाहूं चाइना के बारे में, चाइना ने हमारे बारे में क्या बोला है, ये चाइनीज गवर्नमेंट का स्टेटमेंट है अप्रैल में, ऑपरेशन सिंदूर से जस्ट पहले, जाके चेक कर लीजिएगा। इट्स अ टाइम फॉर ड्रैगन एलिफेंट टैंगो, यानी चीन कह रहा है कि भारत और चीन को नजदीक आना चाहिए, हम नहीं कह रहे हैं उतना। और जहां तक, इसीलिए आप समझिए ना कि और चीन ने अपनी तरफ से उस विषय की शुरुआत की, क्योंकि आज भारत ने अपना, और चीन की आज ये स्थिति क्यों है मैं ये भी बताना चाहता हूं। दूरदृष्टि रखकर अगर दूरगामी नीतियों से काम होता है तो होता। आज क्रिटिकल मिनरल्स पे चीन ने वो स्थिति बना रखी है कि अमेरिका को झुका लिया। आज सोलर, बीच में मत बोलिए। तो बहुत जमाने वो 62 में चली गई थी, हजारों किलोमीटर की जमीन, चाचा जी के जमाने में। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं, देखिए एक और बात समझिए, अब मैं एक बात कहना चाहता हूं, लोग भूल गए होंगे इसको, सोलर सेल्स पे 90% चाइना का कब्जा है और सोलर एनर्जी के सेक्टर पे 80%। जनवरी 2023 में भारत की एक कंपनी अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज में सोलर में होने जा रही थी इनलिस्ट, एक हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आती है, भारत में हल्ला मच जाता है, इनलिस्टमेंट रुक जाता है। फिर नवंबर 2024 में दोबारा इनलिस्ट होने जा रही होती है, फिर वही रिपोर्ट यूएस कोर्ट में सबमिट कर दी जाती है एक ऐसे अटॉर्नी के द्वारा जो जॉर्ज सोरेस का मित्र था, और उसके बाद फिर भारत की संसद में हल्ला मचता है, और उसके बाद हल्ला मचता है और उसके बाद फिर वो रुक जाती है। अगर 3-4 साल पहले हो गई होती इनलिस्ट तो आज शायद सोलर के ऊपर हमारी स्थिति बहुत भिन्न होती। इसीलिए हम ये कहना चाहते हैं कि जो अंतरराष्ट्रीय स्तर के ऊपर विषयों को राजनीति से अलग रखकर देश के विकास की दृष्टि से आगे बढ़ने का प्रयास है। एक छोटा सा कमेंट फिर मैं मित्र अडानी के लिए देखिए कितना प्रेम फैक्ट बोला है, गलत हो तो बताइएगा। भारत में हल्ला होने से अमेरिका के इनलिस्ट होने में क्या दिक्कत है भाई? उन्होंने अभी भी उन पर केस चल रहा है, उस पर कभी कोई न सवाल न कोई दुकान बंद हो गई, न कोई ईडी न सीबीआई, चले गए। बहुत प्रेम है आपको। जनरल मेसन, ये 5th जनरेशन फाइटर जेट पर जो बच्चे ने पूछा था उनका सवाल। हाँ, चाइना का आपने बहुत दुरुस्त सवाल उठाया। यही सवाल अंजना जी ने प्रेसिडेंट पुतिन से पूछा था और आपने जवाब देखा होगा, उसको उन्होंने गोल मोल घुमा दिया था, क्योंकि दोनों के साथ उनको बैलेंसिंग रिलेशनशिप करनी है। लेकिन भारत का अब क्या स्टांस होना चाहिए था, और जैसे अभी इन्होंने भी बोला सुधांशु जी ने कि चाइना भी चाहता है कि एलिफेंट एंड वी शुड बी गोइंग टुगेदर, बट ऑन ग्राउंड मैं ये बोलना चाहूंगा, आज आपको मालूम है कि इंडिया का बॉर्डर अफगानिस्तान के साथ कितना किलोमीटर है कि नहीं? 100 किलोमीटर बॉर्डर है भारत का। और आज हमारा जो ट्रेड चल रहा है, ये जो मोबिलिटी ये बात कर रहे हैं हम, मैन पावर मोबिलिटी जाएगा कैसे? आपके दो उन्होंने ऑप्शन दे दिए, एक तो छाबर वाला जो नॉर्थ साउथ कॉरिडोर है, और दूसरा जो अभी चेन्नई से व्लादिवोस्तोक ईस्टर्न कोस्ट से वो मैरीटाइम रूट हो जाएगा। लेकिन एक और ऑप्शन है, और मैं सुधांशु जी को आज ये ऑप्शन देना चाहूंगा कि आप बीजेपी को दे सकते हैं ऑप्शन। ऑप्शन ये है, भारत ये इसको प्रेसिडेंट पुतिन ने आपको बोला भी था कि ब्रिक्स और एससीओ जरूरी है। पर ब्रिक्स में 2 देश हैं जो आपसी दुश्मन है, पाकिस्तान और चाइना और भारत। इसका इलाज क्या है? पाकिस्तान ये इसमें पुतिन का इसमें बहुत बड़ा रोल है। भारत को प्रपोज करना पड़ेगा नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, नया अलाइनमेंट। वो अलाइनमेंट ये होगा, किसी ने यहाँ लेह लद्दाख की बात की, मैं कर्नल जीएस था उस डिवीजन में, वहां से एक श्योक कॉरिडोर जाता है जहां सड़क बन चुकी है, डीपीओ तक जाता है। डीपीओ से हमें सिंकियान के थ्रू, अगर ब्रिक्स की हम बात कर रहे हैं, अगर अब पाकिस्तान के साथ आज अटारी वाघा पे हमारा ट्रेड हो सकता है, अभी तो रुका हुआ है, तो क्यों ना चाइना के जरिए सीधे सेंट्रल एशियन रिपब्लिक और रशिया के साथ ये सबसे शॉर्ट रूट हो जाएगा। तो ये मैं एक प्रपोजल दे सकता हूँ। बहुत अच्छा। जैसे कालादान हमने प्रोजेक्ट किया था, वैसे हम इसको भी कर सकते हैं। रियलिस्टिक प्रपोजल ये है कि एयर कम रोड कॉरिडोर, अगर आप हिसार या भटिंडा से दुशानबे तक एयर कॉरिडोर करें तो रशिया की भी प्रॉब्लम सॉल्व है। दुशानबे से मॉस्को तक दुनिया भर की सड़कें हैं, और भटिंडा या हिसार से लॉजिस्टिक अगर आप एक एयरपोर्ट यूज करते हैं, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स और रशिया के लिए हिंदुस्तान को अगर ट्रेड बनाना है तो यही रूट है, बिकॉज हमारा 40 डेज का सी रूट पड़ता है। 40 डेज का, 40 डेज में काफी चीजें पेरिशेबल गुड्स जो हैं वो रशिया लेता ही नहीं, जिनकी उनको रिक्वायरमेंट है।
तो ये ट्रेड जब तक ये नहीं होगा, बड़ा मौका है व्यापार में, बड़ा मौका है, बहुत बड़ा मौका है। आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ेगा। व्यापार में बड़ा मौका है, जियो पॉलिटिकल इक्वेशन बनाने का बड़ा मौका है, और जो सबसे बड़ी बात, भारत के किसी प्रधानमंत्री ने इतना मल्टीपोलर डिप्लोमेटिक रिलेशन आज तक नहीं बनाया। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज से लेकर यूनाइटेड स्टेट से लेकर इमैनुअल मैक्रोन आपके साथ खड़े होते हैं, उसी तरह से जॉर्जिया मेलोनी आपके साथ खड़ी होती है, उसी तरह से आपके साथ रशियन प्रेसिडेंट पुतिन खड़े होते हैं। मुझे लगता है दुनिया को यह पता है भारत की ताकत क्या है, हमें अभी तक नहीं पता है, अब हमें भी बहुत अच्छे से पता है हमारी ताकत क्या है। भारत की ताकत पूरे दुनिया को पता है, और दुनिया जानता है कि भारत कहां है, आज कहां था। पहले हम सांस्कृतिक बौद्धिक तौर पे भी आगे थे, आज भी हैं। हमारा युवा पावर है, एजुकेटेड हमारा वो है, मार्केट है हमारे पास, इसके कारण दुनिया को हमारे पास आके झुकना होगा। ये ताकत आप हैं, इस देश के नौजवान है, इस देश की जनता है, इसके कारण ये ताकत बनी है। पर इसके लिए भारत और रसा के रिलेशन को हम आगे बढ़ाएं, पर अन्य देशों के रिलेशन को उस पर हम क्वेश्चनिंग न करें, बल्कि सबको मल्टी। मैं एक ही लाइन में कहना चाहता हूं कि आर्थिक, सामरिक, बौद्धिक के साथ साथ सांस्कृतिक शक्ति के साथ भारत उभर रहा है। तो जिसे एक पंक्ति में कहूंगा कि स्वप्न देखा था कभी, वो आज हर धड़कन में है। एक नया भारत बनाने का इरादा मन में है, और बढ़ रहे हैं हम प्रगति की ओर, जिस रफ्तार से कर रहा है विश्व भी हमको नमन उस पार से। इसी के साथ हल्ला बोल में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, और आप लोगों का खास तौर पर हमारे साथ बने रहने के लिए। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। आज तक, देश का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल।